हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ए टू जेड में। और आपको जैसा कि पता है कि कल ही हमारा पीटेड का एग्ज़ाम हुआ है और आप सभी ने पीटेड के एग्ज़ाम में कितने सही किए हैं तो आपको पता है। मैंने आपके लिए मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करवाई थी और मैंने 300 प्लस क्वेश्चनों का आपको मैराथन से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको सार संग्रह भी दिया था। तो चलिए अब आप देखते हैं, आप अपना चेक कीजिए पेपर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। 50 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एज इट इज यहाँ पे मिलेंगे। और हमने जितने स्टूडेंट्स ने बताए जैसे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये वही क्वेश्चन है, इतने नंबर का है। सीरीज आगे पीछे हो सकती है लेकिन आपको उत्तर पता करना है। चलिए आज मैं आपको 50 क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूँ, हिंदी की 100% सटीक आंसर की अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एक बार सभी जुड़ जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है क्या कि निम्न में से उसने क्या पूछा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्यान दीजिए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो पूजनीय, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कोई पूज्य लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसने शुद्ध पूछा है प्रशंसा। देखो प्रशंसा में कंफ्यूज मत हो जाना, प्रशंसा वास्तव में उन्होंने क्या किया, इंटरफेयर कर दिया, ये वाला इधर और ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये प्रशंसा ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक। भौगोलिक भूगोल प्लस इक से बना है, किससे, भूगोल प्लस इक से बना है। किससे बना है भाई, भूगोल प्लस इक से बना है। तो ध्यान दीजिए ये एक प्रत्यय ऐसा होता है, ये एक प्रत्यय ऐसा होता है जो प्रथम स्वर में क्या विकार उत्पन्न कर देता है, ऊ से क्या बना देगा, औ बना देगा और क्या बन जाएगा, भूगोलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भूगोलिक बन जाएगा। चलिए इधर देखिए, उज्ज्वल की कहानी सुनिए। ये भौगोलिक सही हो गया है हमारा, राइट हो गया। उज्ज्वल को भी देख लीजिए, मैंने कहा था उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं। क्या कहा था, दोनों जय आधे आते हैं। ये मैंने आपको मैराथन में या फिर आंसर जब प्रश्न जब करवाए थे तब बताया होगा। ये बना है किससे, उत प्लस ज्वल से बना है। किससे, उत प्लस ज्वल के साथ मिलने से के योग से बना है। तो मैंने आपको तय या दय की संधि बताई होगी, किसकी, तय या दय की। व्यंजन संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है कि जब तय या दय के सामने कोई भी स्वर कोई भी वर्ण आ जाए तो वो तय या दय उसी वर्ण में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए, तय के सामने जय आया तो तय भी किसमें, जय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तय आधा तो जय भी आधा और आगे वाला जय भी क्या है, आधा है और आगे क्या है, वल। तो क्या बन गया, उज्ज्वल बन गया। क्या बन गया भाई, उज्ज्वल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे उज्ज्वल पूरा जय लगा रखा है, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, भौगोलिक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखो देखो जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, अनुस्वार मिल जाए। क्या मिल जाए, अनुस्वार मिल जाए, उस अनुस्वार का विखंडन में हो जाता है तो स में हलंत प्लस क्या हो जाएगा, रक्षण हो जाएगा। ठीक है, स में धन प्लस रक्षण हो जाएगा। ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि को बता रहा है। तो देख लीजिए, एक बात और बताता हूँ, उसी प्रकार स में हलंत प्लस सार से संसार बना, स में सम प्लस योग से क्या बना, संयोग बना। सम प्लस योग से सम, धन योग से संयोग बना, सम धन सार से संसार बना, सम धन रक्षण से संरक्षण बना। तो इस टाइप से चलिए चेक करते हैं। ये यहाँ पे गलत है, सम प्लस सर नहीं होता, गलत हो गया। सम प्लस क्षण से संक्षण बन गया, कोई शब्द नहीं बनता। चलिए सम प्लस रक्षण से संरक्षण बना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता था। मैंने आपको अजात शत्रु में क्या बताया था, लास्ट क्लास जिसने देखी है उसको पता होगा कि अजात शत्रु का मतलब क्या होता है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु कोई पैदा ही ना हो, जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हो, उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। और मैंने इसमें आपको समास बताया था, क्या, बहुव्रीहि। क्या बताया था, लास्ट क्लास याद कीजिए, 300 प्लस मैराथन लेके जो मैं आया था उसमें मैंने अजात शत्रु की बात की थी, जिसका कोई दुश्मन न हो। ठीक है, जिसका कोई दुश्मन न जन्मा हो, वहाँ हो जाएगा क्या, अजात शत्रु। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सुउपसर्ग रहित शब्द है, जिसमें सुउपसर्ग नहीं हो वो बड़ा शब्द ढूंढना है। चलिए सैरस, स प्लस सहित है, रस के स उपसर्ग है। स्वागत, वैसे पहले आता तो ऊ की मात्रा सु प्लस आगत से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, सु प्लस आगत से। इसमें तोड़ोगे तो सु धन दूर से, ये लो
और इसको तोड़ोगे तो सुधन कर्म में टूटेगा। तो अच्छे है जो कर्म उनको सुकर्म, सुदूर भी सही है, स्वागत भी सही है, लेकिन सर्स में स उपसर्ग है न कि सु, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जातिवाचक संज्ञा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। मैंने आपको एक लास्ट में संज्ञा का उदाहरण बताया था। किसका? संज्ञा का उदाहरण बताया था मैंने आपको लास्ट में, और मैंने संज्ञा बताई थी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, लास्ट में जो संज्ञा बताई थी। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसमें क्या करनी है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करके आए होंगे और बहुत से आंसर भी गलत बता रहे होंगे, लेकिन इसका सटीक आंसर सुनिए। संज्ञा कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट आएगी कौन सी? जातिवाचक, और फिर आती है भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। ठीक है, तो अब सुनिए बात। जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो कोई द्रव्य आता है, क्या आता है? द्रव्य, और एक आता है समूह की बात। किसकी? समूह की बात। तो ध्यान रखिए, जातिवाचक संज्ञा में 2 चीजें आती हैं, या तो द्रव्य होगा कोई, या क्या होगा? समूह होगा। या तो कोई द्रव्य होगा या समूह होगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक की पहली बात सुनिए। ऑप्शन को काटिए 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए यूज करता हूं मैं 1 मिनट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 1 मिनट लगाओ समय। तो भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिसमें भाव उत्पन्न हो। क्या? भावों का उत्पन्न हो। ठीक है, भावों का बोध हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाची। देखिए मित्र, भाववाची जो संज्ञाएं होती हैं वो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। भाववाची जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? आदर्श्य होती हैं। क्या होती हैं भाई? आदर्श्य होती हैं। भाववाची संज्ञाएं क्या होती हैं? आदर्श्य होती हैं, जो कभी दिखाई नहीं देती। मित्र दिखाई दे सकता है लेकिन मित्रता नहीं दिखाई देती, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो हमें भाववाचक नहीं पूछी, जातिवाचक पूछा है। बच्चा दिखाई दे सकता है लेकिन बचपन उसका भाव है वो दिखाई नहीं देगा, तो ये भाववाची संज्ञाएं हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा, और ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। 50% आंसर होने के बाद 50% क्वेश्चन हो गया। अब आगे की बात सुने। लोहा और शिशु, यहाँ पे आके बात सुन लीजिए। लोहा एक द्रव्य है। पहली बात क्या है? द्रव्य है। क्या है भाई? लोहा द्रव्य है। तो लोहा अगर द्रव्य है तो ये किस में जाएगा? ये चला जाएगा जातिवाचक में। किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात सुनिएगा। जातिवाचक संज्ञा की महत्वपूर्ण बात एक होती है कि जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है। शिशु, ध्यान रखना, शिशु क्या है? एक जाति है। क्या है? जाति है। अपने शिशुओं लिख दिया। क्या? शिशुओं लिख दिया। तो शिशु को, तो ये क्या है? बन रहा है ना? क्या बन रहा है? बहुवचन बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते बहुत सारे लोहे पड़े हैं, बहुत सारा लोहा पड़ा है। इसका मतलब इसका किसी भी हालत में क्या नहीं बना सकते? किसी भी हालत में बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, और जातिवाचक क्या होती है? शिशु। तो उसने जातिवाचक संज्ञा की पहचान करने को कहा था, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी शिशु। शिशु एक जाति है, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों का एक समूह है, जाति है शिशु। ठीक है, तो बहुवचन बनाया जा सकता है शिशुओं, इसका मतलब बहुवचन बन गया। लेकिन जाति व्यक्ति किसी विशेष को बताता है और उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। लोहा पड़ा है तो पड़ा ही है, पड़े नहीं है वो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जातिवाचक संज्ञा का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो शिशु होगा। क्या होगा? शिशु होगा। ये देख लेना ध्यान से, ये एकदम सटीक आंसर है, शिशु। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब बोर्ड पे देख लेना। प्रेरणार्थक का मतलब होता है वहां पे एक दूसरे को प्रेरणा से, किससे? प्रेरणा से या प्रेरणतव से कार्य करवाया जाता है। प्रेरणा से कार्य होगा, दूसरा एक कार्य कर रहा है, दूसरा उसको क्या देगा? प्रेरणा देगा। इसका मतलब वाक्य में कितने कर्ता होंगे? वाक्य में 2 होंगे। वाक्य में क्या होंगे? 2 होंगे। वाक्य में क्या होंगे? 2 कर्ता होंगे जरूर। एक प्रेरणा देगा, दूसरा कार्य करेगा। चलिए, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। सामान्य क्रिया। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। तो वो क्या कर रहा है? पत्र लिखवा रहा है। लिख कौन रहा है? सोहन लिख रहा है। लिखवा कौन रहा है?
प्रेरित कौन कर रहा है पत्र लिखने के लिए? क्या? मोहन प्रेरित कर रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है? मोहन। देखो एक तो हो गया लिखना, मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूं। एक तो हो जाता है लिखना, ये तो थी सामान्य क्रिया। एक किसी से लिखाना, ये हो जाएगी प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया। एक होता है लिखवाना, क्या? लिखवाना। तो ये द्वितीय प्रकार की क्या हो जाएगी? उसी प्रकार पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, ये 3 क्या हैं? क्रियाएं हैं। ये 2 प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो लिखवाता है, इसका मतलब प्रेरणार्थक, तो यही आपका आंसर है, सही हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करके जब कोई चीज करवाता है, कार्य करवाता है, क्रिया को अंजाम देता है, तो वहां क्या कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय। देखिए आदित्य का विखंड कर लीजिए। आदित्य प्लस यह से बना है। किससे बना है? आदित्य प्लस यह से बना है। आदित्य प्लस यह से बना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आदित्य नहीं है, अदिति हो। क्या है? आदित्य प्लस यह से बना है। अब देखिए यह एक ऐसा प्रत्यय होता है जो प्रथम में विकार उत्पन्न कर दिया। ऐसे आप बना देगा दी। लास्ट वाले को क्या करना पड़ता है? हलंत, स्वर रहित करना पड़ता है। प्रत्यय का एक नियम होता है इंपॉर्टेंट, जब प्रत्यय जुड़ता है तो लास्ट वाले अंतिम स्वर को स्वर का लोप करना पड़ता है। अंतिम स्वर का लोप किया तो तय बच गया आधा, और आगे क्या आ गया? यह। तो आदित्य कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर आयात। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना, तो विलोम हो गया आयात का निर्यात। अंत या समाप्त होना, ध्यान रखिए 300 प्लस क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंत या समाप्त होने का मतलब होता है, मैंने एक बात कही थी क्या? श्री गणेश का विलोम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, श्री गणेश का विलोम होगा। और श्री गणेश का विलोम का मतलब होता है, श्री गणेश का मतलब आरंभ करना, और इति श्री का मतलब होता है खत्म कर देना या समाप्त कर देना। तो श्री गणेश मुहावरे का विलोम मुहावरा कौन सा होता है? इति श्री होना। इति श्री का मतलब होता है क्या? खत्म या समाप्त करना। तो यहाँ पे अंत या समाप्त होने को दर्शाने वाला मुहावरा है इति श्री मुहावरा। इति श्री मुहावरा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी को इंदिरा कहते हैं, पद्मा कहते हैं, सिंधुजा, सिंधु से जन्म लेती है जो वैदर्भी। वैदर्भी या तो रीति को कहते हैं, रीति होती है, या कृष्ण की पत्नी भी विदर्भी होती है। कृष्ण की पत्नी या फिर रीति को भी क्या कहते हैं? वैदर्भी या कृष्ण। वैदर्भी किसे कहते हैं? रीति को या कृष्ण की पत्नी को कहते हैं। देखो इंदिरा, पद्मा, सिंदूरजा, ये सारे लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मी थी विष्णु की पत्नी। किसकी भाई? विष्णु की पत्नी थी। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी थी सॉरी। तो श्री क्या था? श्री कौन थे? विष्णु थे। तो देखिए श्रीश कौन था? श्रीश था विष्णु। कौन थे? श्रीश थे विष्णु। और श्री क्या था? श्री बोलते हैं किसको? लक्ष्मी को बोलते हैं। श्री किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। तो श्री का जो ईश है वो किसे कौन होता है? विष्णु होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा? वैदर्भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अपने को जो तत्सम नहीं है उसकी पहचान करते हैं। चलिए तत्सम नहीं है उसको देखते हैं। चलिए तत्सम की पहचान करते हैं। मैंने आपको कहा था तत्सम जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए, ये बात मैंने कही थी। तो तत्सम जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए ये जो जमाई है ये किससे बना है? ये जामाता से बना है। किससे? जामाता जो शब्द था ये तत्सम था, और इसका तोड़ मरोड़ के जमाई बना लिया था, और जमाई शब्द बन गया। तो जमाई जो है ये कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? जमाई तद्भव शब्द है। तद्भव जमाई शब्द क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम रूप था क्या? जमाता। इसका मतलब तत्सम नहीं है, तो ये हमारा जमाई तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंदर, शब्दांश की बात कर रहा है, शब्द का कोई टुकड़ा होगा जो क्रिया की धातु कौन सी होती है? क्रिया का जो मूल रूप होता है, शब्द का जो मूल रूप होता है वही क्या है? धातु होती है। जैसे पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन इसमें पढ़ क्या है?
क्रिया की क्या है, धातु है। उसी प्रकार लिखना क्या है, लिखना क्या है, क्रिया है। और इसमें लिख क्या है, लिख क्या है, धातु है। तो क्रिया की धातु के अंत में जोड़ देना है और अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वह कहलाते हैं। तो आपको धातु के अंत में जोड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले एक ही होते हैं, कौन, प्रत्यय होते हैं। कौन होते हैं, प्रत्यय। चारों की बात सुन लीजिए, बहुत ही ये जुड़ता है, ये जोड़ता है दो शब्दों का, ये मेल किसका होता है, दो शब्दों का। और कारक चिन्हों की विभक्ति का क्या करना है, लोप। कारक चिन्हों की विभक्ति, कारक की नहीं, विभक्ति का लोप। सुनिए बात, समास जोड़ता है दो शब्दों को, संधि जोड़ती है दो वर्णों को, उपसर्ग लगता है आगे, प्रत्यय लगता है पूर्व यानी बाद में या पीछे या पश्च साइड में। तो ध्यान रखिएगा, समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण से है। तो यहाँ पे प्रत्यय अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन से शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है, सही अर्थ भेद नहीं है, उसकी पहचान करनी है। पहला देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार कहा था, मैंने आपको काफ़ी बार ऑफलाइन बच्चों, ऑफलाइन को भी कहा था, ऑनलाइन वालों को भी कहा था, क्या कि हंस और हंस। देख लीजिए हंस और हंस में क्या फ़र्क है। देख लीजिए, हंस अगर अनुस्वार लगा है तो इसका मतलब है वो पक्षी है। क्या है, पक्षी है। लेकिन हंस अगर चंद्र बिंदु लग गया, इसका मतलब वो क्रिया हंसने से बना है। किसका, हंसने से बना है। तो हंसना है क्या है, क्रिया। जिसके ऊपर, देखो मैंने कहा था जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्माइली। क्या, स्माइली होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्माइली। ये चंद्र बिंदु लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये स्माइल, हंस रहा है। तो चंद्र बिंदु जहाँ लग गया हो गया, उसका मतलब हंसना हो गया, और हंस अनुस्वार वाला पक्षी हो जाएगा। तो पहला क्या है, हंस से एक पक्षी है और हंसना एक हंसना क्रिया, ठीक है। रत का मतलब होता है संलग्न हो जाना, जैसे अध्ययनरत। क्या, अध्ययनरत है, अध्ययनरत का मतलब अध्ययन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। रति का मतलब होता है प्रेम। क्या, प्रेम, प्रेम से रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। आदि, सुन लीजिए बात, आदि के बारे में बात सुने, क्या कि आदि और आदि, मैं यहाँ पे पहले अर्थ लिख देता हूँ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है, बड़े वाली मात्रा का मतलब होता है अभ्यस्त। क्या मतलब होता है, अभ्यस्त कह दो या फिर आदत कह दो। क्या, आदत हो जाए किसी की या उस चीज़ की, हम क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। तो ये मतलब होता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नीचे वाले को और चेक कर लेते हैं। वही कन्फ्यूजन है चंद्र बिंदु और अनुस्वार का। एक बिंदी लगने से दुर्घटना घट सकती है, हटने से दुर्घटना घट सकती है। अंगना, अंगना बोलते हैं किसको, स्त्री को कहते हैं। किसको, स्त्री को कहते हैं। लेकिन अगर चंद्र बिंदु लग गया, उसका मतलब वो बन जाएगा क्या, आंगन। क्या बन जाएगा, आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर पे। आप बीती, क्या आप पर बीतती है, इसका मतलब आप पर बीती। क्या, आप पर बीती। ये देखिए आप पर बीती, इसका मतलब कौन सी विभक्ति आई यहाँ पे आती है पर विभक्ति। और पर विभक्ति कौन से कारक की है, कारक है तो तत्पुरुष होगा, सभी में तत्पुरुष है। लेकिन कौन से कारक की है, में और पर दोनों विभक्तियां अधिकरण की होती हैं, अधिकरण कारक की होती हैं। तो यहाँ पे समास भी कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता, कौन ऐसा है जो अंक को व्यक्त नहीं करता। देखिए, अंक तो देह को भी कहते हैं। किसको, देह को भी कहते हैं। अंक वर्ण को भी अंक देह को भी कहते हैं, अंक अध्याय को भी कहते हैं। अपने आता है ना कौन सा अध्याय है। अंक संख्या को भी कहते हैं, कौन सा अंक, कौन सी संख्या है, अंक संख्या को कहते हैं। ये होते हैं अनेकार्थक शब्द। कौन से होते हैं, अनेकार्थक शब्द। ये कौन सी कैटेगरी है, अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में आ गया, अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में आ गया। तो ध्यान, ये देह को भी कहते हैं, अध्याय को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं। तो बच कौन सा गया, भाग्य को भी कहते हैं। किसको, भाग्य को भी अंक कहते हैं। वर्ण अंक नहीं होता, वर्ण अलग चीज है, ठीक है। तो वर्ण का मतलब रंग या वर्णमाला से होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण है। बोर्ड पे देखिए, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण है। देखिए, दो वाक्य दे रखे हैं और दोनों को जोड़ा गया। दोनों को जोड़ने वाला जो संयोजक होता है वो आपको बताएगा क्या, मिश्र है या संयुक्त है। अगर वाक्य सरल होता तो उसमें एक ही वाक्य दिया होता, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता। लेकिन यहाँ पे क्या है,
दो वाक्य दे रखे हैं और एक योजक लगाया गया, लेकिन ये योजक किसका है? संयुक्त का नहीं है, ये योजक किसका है? मिश्र का। पहली बात तो यहां से अपने को पता चल गया मिश्र वाक्य है। लेकिन एक बात और देखिए, जिससे आप उस परीक्षा में पास हो जाओ, इसका मतलब परिश्रम करना चाहिए। एक वाक्य है दूसरे वाक्य पर आश्रित है। ये कौन से वाक्य पे आश्रित है? परीक्षा में पास हो जाओ, ये वाला वाक्य परीक्षा में परिश्रम करने से पास हो गए, आश्रित है। क्या है? आश्रित है। कौन सा? आश्रित है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे जब आश्रित हो जाता है तो वाक्य हो जाता है कैसा? मिश्र। कैसा? मिश्र। चलिए आंसर आ गया हमारा। प्रस्तुत में कौन सा, प्रस्तुत में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। संस्कृत में अनु नि सम आते हैं, सम संस्कृत से बना है, अरे सम प्लस कृत संस्कृत से तो बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सम संस्कृत का, नी संस्कृत का, अदु अद, अगर अधय होता, जैसे अधय प्लस गति, अधय प्लस गति में क्या है? अधय उपसर्ग है। ये अधय उपसर्ग तो है संस्कृत का, लेकिन उसने क्या लिखा है? अध लिखा है। क्या लिखा है? अध लिखा है, अकेला अध लिखा है। बोर्ड पे देख लीजिए, अगर अधय होता, जैसे अधो प्लस गति में लिखते हैं ना अपने, जैसे क्या लिख दिया मैंने, दोबारा लिख देता हूं मैं, अधय प्लस गति से क्या बनेगा? अधोगति बनेगा। ये वाला अध विसर्ग वाला तो संस्कृत उपसर्ग होता है, संस्कृत भाषा का है, और संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग प्रचलित है। कितने? 22 उपसर्ग प्रचलित है, जो हिंदी में है, जो हिंदी में शामिल किए गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अध है बिना विसर्ग वाला, वो अध संस्कृत का नहीं है, वो हिंदी का है। आप इससे जो भी शब्द बनाओगे, पहचान बता देता हूं, ऐसा उपसर्ग संस्कृत का कभी नहीं होगा जो शब्दों के साथ जुड़कर तत्सम शब्द बनाए। तत्सम शब्द अगर बनाता है वो संस्कृत का होगा, जो तद्भव बनाता है वो हिंदी का होगा। ये बात मैंने बताई थी आपको। तत्सम जो होता है, सुनिए बात, अगर ये अध किसी के साथ जुड़ के हिंदी का बना रहा है तो वो तद्भव होगा। अगर ये अध जुड़कर संस्कृत का कोई शब्द बना रहा है, तत्सम बना रहा है, इसका मतलब संस्कृत का है। अधमरा, ये देखो हिंदी का शब्द है या नहीं? अधमरा संस्कृत से नहीं आया, इसका मतलब अध जो शब्द है वो किसका है? हिंदी का है। इसका मतलब हिंदी का है, तो ये कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का है, तो ये अध हो जाएगा, संस्कृत का नहीं है। चलिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए, प्रत्यय के दो ही भेद होते हैं मेनली। कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, कौन सा? कृत प्रत्यय, और एक होता है तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय भी? तदित प्रत्यय। यानी इसको लिखने का जो तरीका रहता है ना, ऐसे रहता है। मैंने कहा था ना, लगने से दैदवात आदि लग रही है, लेकिन होता दैधनुष आधा नहीं। लगने से, यहाँ पे लगने से दैधनुष आधा लग रहा है, लेकिन होती दैदवात आदि है, ठीक है। ये बना किससे है? ये बना है तत् प्लस हित से बना है। किससे बना है? तत् प्लस हित से बना है। बोर्ड पे देख लीजिए, तत् प्लस हित से बना है। और मैंने आपको कहा था ना, तय के सामने है तो तय किसमें? दै में, और है किसमें? दैधनुष में बदल जाता है। ये वही वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको संधि बताई, व्यंजन संधि, और उपसर्ग एक प्रत्यय का प्रकार होता है, तदित और कृत, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसकी? 19 नंबर क्वेश्चन की। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब यहाँ कर्ता प्रधान है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी। अब एक बात सुनना मेरे, वाच्य की पहचान कैसे होती है? पहली बात तो ये, वाच्य का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का फल। क्रिया किस प्रकार परिवर्तित होती है? वैशाली की जगह मैं राम लिख दूं तो राम ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया बदली क्या? राम ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया बदली क्या? नहीं। लेकिन मैं लिख दूं राम ने अखबार पढ़ा, क्या पढ़ा? अखबार पढ़ा। अब एक बात सुन लीजिए, बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या बात? अगर वैशाली की जगह राम प्रयुक्त किया तो क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राम ने पुस्तक पढ़ी, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता अप्रभावी है, इसका मतलब कृतवाच्य नहीं होगा। कौन सा वाच्य नहीं होगा? कृतवाच्य नहीं होगा। कौन सा वाच्य नहीं होगा? अभी कृतवाच्य नहीं होगा। राम क्या कर्ता है? प्रभावी है। वैशाली लगा लो, राम लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन क्रिया पे कोई कर्ता क्या है? कृतवाच्य नहीं होगा यहाँ पे। तो कौन सा वाच्य होगा? बोर्ड पे देखते जाइए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट, राम ने अखबार पढ़ा। जैसे ही मैंने इस कर्म को चेंज किया, बीच वाला क्या है? कर्म है। कर्म चेंज करते ही क्रिया क्या होगी? चेंज होगी। क्रिया चेंज होती है, इसका मतलब ये कौन सा है? कर्म वाच्य होता है। कौन सा? कर्म वाच्य। लेकिन एक बात और सुनना, एक बात देखने से आपने देखा सर यहाँ पे कर्म वाच्य है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बदला
तो ये नहीं बदल, इसका मतलब कर्ता यहाँ पे प्रधानता नहीं दिखा रहा। यहाँ पे प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। यहाँ पे कर्म बदलने से जरूर बदल सकता है। मैंने यहाँ पे कर्म का क्या किया, लिंग चेंज किया, पुस्तक से अखबार लगाया तो क्रिया भी लिंग के अनुसार चेंज हो गई है। लेकिन एक बात जरूर सुनना, जब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, ने विभक्ति लगा आ जाए, इसका मतलब वहां पे 100% कर्ता ही होगा। जो भी कुछ कर रहा है कर्ता ही होगा। इसलिए यहाँ पे वाच्य भी कैसा है, यहाँ पे वाच्य भी कैसा है भाई, यहाँ पे वाच्य भी कैसा है, कृतवाच्य होगा। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य होगा। तो यहाँ पे वाच्य भी कैसा है? कृतवाच्य। तो आज के बाद एक बात सीधी ध्यान में रख लेना, जहां ने विभक्ति आ जाती है कर्ता के साथ, वहां पे कर्ता चाहे कोई काम करे या ना करे, लिंग बदलता है या नहीं बदलता, क्रिया बदलती है या नहीं बदलती, वहां पे हमेशा कृतवाच्य ही रहेगा। बात खत्म। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखें। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इसका मतलब कहने वाली लोकोक्ति है। तो जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं होता, भी जल में भी रहो और मगरमच्छ से भी दुश्मनी रखो, इसका मतलब क्या है? साथ रहकर भी दुश्मनी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? बाहु बोलते हैं भुजा को। किसको? भुजा को। बाहु अपने हाथ को भी कह सकते हैं, बाहु हाथ से हस्त को भी हो जाएगा, बाहु अपने पानी यानी हाथ को भी कह सकते हैं। तो सारे हो गए ना। इसका मतलब हस्ती को बाहु नहीं कह सकते, हस्ती का मैंने आपको बताया था क्या? हाथी। देखो हस्त, हाथ, इधर सुनिए, हाथ, हाथ को हस्त कहेंगे ना, हाथ को हस्त कहेंगे। एक बात और सुन लेना, हाथी का बनाना है तो इधर भी मात्रा लगा दो, हस्ती मतलब हाथी। तो कहने का मतलब हस्ती किसको कहेंगे? हाथी को कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पर्यायवाची बाहु का नहीं हो सकता। पुरातन का विलोम, पुरातन का वैसे तो विलोम होता है नूतन या नया या नवीन, नूतन या नया या फिर नवीन, ये होता है। ठीक है, तो नवीन इसमें दिया हुआ है। चलिए आंसर हो गया। आगे देखें। लड़कों सॉरी क्या यार, क्या क्या मुंह से निकल रहा है आज। देखो, लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा लड़कों को कपड़े साफ करना है। देखिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ था ना, तो इस क्रिया को भी बहुवचन बना दो, बस बात कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, बात कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लड़कों को कपड़ा साफ, ये देखो एक वचन कर दिया, कपड़ा, कपड़ा एक वचन है, कपड़े करने हैं लड़कों को, तो यही सही है, सारे बहुवचन में आ गए। ठीक है, चलिए। राम की दृष्टि बहुत पतली है, बड़ी पतली नहीं होता, दृष्टि या तो सूक्ष्म हो सकती है, बड़ी अच्छी भी हो सकती है, बड़ी तेज भी हो सकती है। नज़र बहुत तेज है, दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, तो अपने को क्या करना चाहिए? यहाँ पे सूक्ष्म लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे। उसकी सौंदर्यता अनुपम है। एक बात सुन लेना, सौंदर्यता अनुपम है इस वाक्य का शुद्ध रूप। पहले एक बात सुन लीजिए, या तो कह दो सुंदर है एक, इसके पीछे ता प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? सुंदरता। क्या लगा बन जाएगा? या तो आप सुंदरता लगा दो, या सुंदर के पीछे, सुनते जाना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, सुंदर के पीछे यह प्रत्यय लगा दो, और यह प्रत्यय लगाने से सु का सो हो जाएगा, मैंने बताया था, यस और नो, और द रे अलंत हो जाएगा, रे अलंत होते ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया? सौंदर्य। बोर्ड पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, या तो सुंदरता लगा दो, सुंदर से सुंदरता बना दो, विशेषता बना दो, या सौंदर्य बना दो। लेकिन आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? दोनों यूज कर लिए। क्यों? दो दो प्रत्यय यूज कर लोगे क्या? दो दो प्रत्यय यूज कर रखे हैं। देख लीजिए, इधर देख लीजिए, उसने कहा है सौंदर्यता, क्या कहा है? सौंदर्यता। ता भी लगाए, यह भी लगाए, लेकिन नहीं, अपने को एक ही लगाना है, एक ही लगाना है। तो उसकी सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। सौंदर्य होता है न कि होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सौंदर्य अनुपम सीधा नहीं कर सकते, उसकी सौंदर्य अनुपम सा कोई गलत मतलब वाली बात नहीं, तो उसका सौंदर्य अनुपम है। सौंदर्यता नहीं लगा सकते, या सुंदरता लगाओ या फिर सौंदर्य लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? ये पश्चिमी हिंदी होती, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी से विकसित हुई है। किससे? पश्चिमी से। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी एक ही शब्द है, अदालत। कौन सा है? विदेशी हो जाएगा। बाकी कदली कैसा है? वत्स कैसा है? पथ कैसा है? पथ का मतलब होता है क्या? तद्भव है ये। ठीक है, पथ पत्थे से बना है। कदली तत्सम है जो केले का है, और वत्स यानी बच्चा या बछेड़े को कहते हैं। ठीक है, वत्स का मतलब बच्चा, वत्स तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो ये कि ये जो विदेशी शब्द हो जाएगा।
28 और 29 नंबर क्वेश्चन एक ही है। एक का मतलब क्या हुआ, उसने ऐसे पूछा था पर दूसरे लोक से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो एक ही आया, दूसरे लोक से संबंधित जो पारलौकिक होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया आगे वाले में क्या कि पारलौकिक शब्द का सही कैसे उसको व्यक्त किया जा सकता है, सही कैसे लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, परलोक से बना है, किससे, परलोक प्लस इक प्रत्यय लगाना है। बोर्ड पे देख लीजिएगा, छाया चित्र दिमाग में वैसे कि वैसे रक्षित कर लीजिएगा। परलोक प्लस इक है और परलोक प्लस इक है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय, इक प्रत्यय, ये प्रथम में विकार उत्पन्न करता है। किसमें, प्रथम में विकार उत्पन्न करता है। लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी प्रचलित हैं जिसमें ये प्रत्यय दोनों में विकार उत्पन्न कर देगा। किसमें, दोनों में विकार। ए पै का पा बना देगा, ये तो आपको सभी को पता था। तो पार है, लो ओ को औ बना देगा तो क्या हो जाएगा, लौकिक। तो क्या बन गया, पारलौकिक। ये लो पारलौकिक का है, पहला ऑप्शन सही है। बोर्ड पे देख लीजिए दोबारा कि ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जो प्रथम स्वर में विकार उत्पन्न कर देते हैं। और प्रथम स्वर में विकार उत्पन्न होने का मतलब अगर ए है तो उसको आ में बदल देते हैं, अगर ई या ए है तो उसको आई में बना देते हैं। उसी प्रकार ऊ या औ है तो उसको किस में बदल देते हैं, औ में बदल देते हैं। हो गया, ठीक है। तो पारलोक प्लस इक से पारलौकिक बनेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्वित्व या सहचर, द्वित्व का मतलब जो डबल डबल आते हैं ना, ठीक है ना, या सहचर, सहचर साथ चलने वाले जो शब्द होते हैं, साथ चलने वाले जो शब्द होते हैं कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, साथ चलने वाले चिन्ह। जैसे मैंने लिखा क्या, द्वित्व या सहचर शब्द, जैसे मैंने लिख दिया जच्चा बच्चा, क्या लिख दिया, जच्चा बच्चा, ये लिखा जच्चा बच्चा लिखा मैंने। जैसे लिख दिया बहू बेटी, क्या लिख दिया, बहू बेटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे शब्द होते हैं जो द्वित्व हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो सहचर साथ चलते हैं। बहू बेटी भूत प्रेत, ये सारे शब्द क्या हैं, साथ चलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनके बीच जो लगता है ये क्या है, योजक चिन्ह होता है। ध्यान रखिए, योजक चिन्ह बड़ा होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह बड़ा होता है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ध्यान रखिए, बोर्ड पे देख लीजिए, इसको तो कहते हैं योजक चिन्ह। इसको कहते हैं कौन सा चिन्ह, हाइफन। कौन सा, हाइफन या धन, हाइफन, इसको कहते हैं हाइफन, छोटे वाले को हाइफन, इसको योजक। एक ऐसा चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल, एकल उदाहरण। और ऐसा जो डबल होता है उसको कहते हैं दोहरा उदाहरण, ठीक है। विस्मयादि बोधक ऐसे होता है। लाघव चिन्ह, लाघव उदाहरण चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया। विस्मयादि बोधक ऐसे होता है, ऐसे। लाघव का मतलब कौन सा होता है, मान लो कोई लाइन लिख रही है, उसके बीच में कोई रह जाए कुछ, तो अपने ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं उसके, तो इसको कहते हैं लाघव। हो गया, योजक लगाएंगे उसके बीच में। हिंदी में आ स्वर को बोल के देखिए, आ स्वर को बोलिए, आ, मुख खुल रहा है, खुलने का मतलब विवर्त हो रहा है। क्या हो रहा है, विवर्त हो रहा है। तो ये विवर्त स्वर है। विवर्त का मतलब ही क्या होता है, खुलना। विवर्त का मतलब ही क्या है, खुलना है। तो यहाँ पे आ जो स्वर है, आ जो स्वर है ये कैसा है, विवर्त स्वर होता है। 31 अर्थशास्त्रीय पत्र में गलत कथन कौन सा है। ये एक टॉपिक लगता है भाई, हिंदी में एक टॉपिक होता है पत्रों का लेखन या पत्र लेखन। उसमें बहुत सारे पत्र, अर्थशास्त्रीय, शासकीय पत्र, नोटिफिकेशन कैसे जारी करना है, ठीक है, लेटर कैसे जारी किया जाता है, वो सारी बातें उसमें होती हैं। तो अर्थशास्त्रीय पत्र, विस्मरण पत्र, स्मरण पत्र, विस्मरण पत्र होते हैं, ठीक है, स्मरण पत्र होते हैं, उनमें अपनी बात करते हैं अर्थशास्त्रीय। अर्थशास्त्रीय का मतलब होता है गलत कथन का पहचान करनी है। प्रेषक का नाम और पदनाम ये तो होने ही चाहिए। प्रेषक का नाम किसने भेजा है और कहाँ से भेजा है। यह पत्र अनौपचारिक होता है, वेरी गुड, सही बात है, अनौपचारिक होता है। इसमें निजता का आग्रह किया जाता है, सही है। पत्र के अंत में स्वयं निर्देशित की मुद्रा होना कोई जरूरी नहीं। उसने कहा स्टाम्प या सील की जरूरत पड़ती है। किसकी, सील की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरी नहीं होती सील की या स्टाम्प की। किसमें, स्वयं निर्देशित, सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं निर्देशित की मुद्रा होना आवश्यक है, नहीं, ऐसा नहीं आवश्यक है। चलिए, ये 31 का लास्ट नंबर ऑप्शन था जो सही हो गया। अब चलते हैं आगे वाले। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली जाए, वाक्यांश का अर्थ वो होता है विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली जाए उसे कहते हैं विजयी। कौन होता है, जो विजय प्राप्त कर लेता है। पराजित कौन होता है, जो हार जाता है, ठीक है। चलिए, आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, दिव। ये दिव मैंने कहा था जहाँ छोटी मात्रा आ जाए, 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 ये सारे दिन के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं, दिन के पर्यायवाची। किसके, दिन के। जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए, जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए, जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए,
जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए वहाँ पे, जहाँ पे बड़ी मात्रा आ जाए वो सारे किसको बताते हैं? दीपक को बताते हैं। किसको बताते हैं? दीपक को। तो दिव किसको बताता है? दिव, दिव दिन का पर्यायवाची होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। चौमासा, चौमासा शब्द का कौन सा समास है? चौमासा, ध्यान रखिए, चौमास से मिलकर बना है। किससे? चौमास से मिलकर या 4 माहों से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या आ रहा है? संख्यावाची। बोर्ड पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे, संख्यावाची है। संख्यावाची तो है, बोर्ड पे देख लीजिए संख्यावाची है, और आप इसको अभी द्विगु समास मत कर देना। ये क्या हुआ सर, द्विगु क्यों नहीं कर सकते? संख्यावाची है तो उसको द्विगु क्यों नहीं कर सकते? संख्यावाची उसको द्विगु क्यों नहीं कर सकते? बोर्ड पे देख लीजिए, द्विगु की एक खास बात होती है, समाहार होना चाहिए। क्या? समाहार होना चाहिए, और वहाँ एक ही जगह नहीं मिलना चाहिए, बहुत जगह। चौराहे बहुत जगह मिल जाते हैं, चौराहे बहुत जगह मिल जाते हैं। बोर्ड पे देख लीजिए, चौराहा, 4 रस्तों का समाहार बहुत जगह मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? बहुत जगह। 4 रस्तों का समाहार तो आपको प्रत्येक जगह मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको दशानन प्रत्येक जगह मिल जाएगा? क्या आप प्रत्येक 10 मुख वाले को दशानन कह सकते हो? नहीं। दशानन तो एक ही था, कौन? रावण। तो दशानन आपको प्रत्येक जगह नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार चौमासा आपको प्रत्येक जगह, ये विशेष चौमासा एक विशेष ऋतु है चौमासा। इस प्रकार ये हमारा आप बहुब्रीहि समास, तीसरे पद की प्रधानता के आधार पे मैं इसमें बहुब्रीहि समास मानता हूं। इसका बहुब्रीहि समास सही होगा, द्विगु नहीं जाएगा। चौमासा, प्रत्येक 4 महीनों के समूह को चौमासा नहीं कहा जा सकता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को चौमासा नहीं कहा जा सकता। 4 महीनों के समूह को चौमासा नहीं कहा जा सकता। समाहार नहीं है ये केवल क्या है? संख्यावाची पद के आधार पे द्विगु मत कर देना, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो सहकर्मक क्रिया होती है, ये सभी को पता है। सिंपल क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, अच्छी बात है। वो कुआं कैसे सूख गया? कुआं कैसे सूख गया? अच्छी बात है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। ये देखिए दोनों यहाँ गड़बड़। क्या गड़बड़? कि केवल मात्र एक, दोनों में से एक लगाओ। या तो मेरे पास केवल एक मोबाइल है या मेरे पास मात्र एक मोबाइल है। 2 शब्दों की यहाँ पे क्या होगी? एक जैसे शब्दों की क्या हो चुकी है? पुनरावृत्ति हो चुकी है, और ये पुनरावृत्ति संबंधी है शुद्धि यहाँ पे अपने मान लेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तिथि ऐसे नहीं लिखा जाता, तिथि ऐसे लिखा जाता है। सॉरी, तिथि। सरोजनी, सरोजिनी होता है। क्या होता है? अरे यार, शुद्ध शब्द की पहचान करनी। शुद्ध, शुद्ध देखो, शुद्र नहीं होता, शुद्र होता है। क्या होता है? शुद्र। परीक्षित सही है, परि प्लस इक्षित से बना है। किससे? परि प्लस इक्षित से बना है, और बड़े से बड़े, छोटे छोटी और बड़ी का मेल से बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परीक्षित हो जाएगा। सरोजनी, देखो सरोजनी ये सही है, ये गलत हो गया। सरोजिनी होता है। क्या होता है? सरोजिनी। क्या होता है? सरोजिनी। तो ये सरोजिनी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सरोजिनी गलत हो गया दोबारा आपका। तिथि, तिथि यहाँ पे फिर क्या है? गलत है। तिथि ऐसे लिखा जाएगा, तिथि, तिथि। तो शुद्ध क्या है? परीक्षित। देखिए, चलिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बोर्ड पे देख लीजिए, लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। बोर्ड पे देख लीजिए, लघु प्लस उत्तर से बना है। उ प्लस उ का मेल हो जाएगा। किसका? उ प्लस उ का मेल करवाएंगे ना, ये उ और ये उ, तो क्या बनेगा? बड़े वाला उ बन जाएगा। यहाँ पे ये लो, बड़े वाला उ बन गया, लघुत्तर। ये गलत हो गया। चिन्ह सही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा गया है हलंत बीच में है। वात्सल्य, मध्याहन, मध्य प्लस अहन से बना है। किसे? मध्य प्लस अहन से बना है। तो मध्य अहन का मतलब होता है दिन, तो मध्य ए और ए का ए से क्या बन जाएगा? मध्याहन बन गया। क्या बन गया भाई? मध्याहन। तो मध्याहन सही है, चिन्ह सही है। वात्सल्य, देखो वत्सल, वत्सल प्लस ये से बना है। किससे? वत्सल प्लस यह से बना। बोर्ड पे देख लीजिए, मूल शब्द वत्सल था, तो यह एक ऐसा प्रत्यय होता है प्रथम में विकार, वैसे क्या बना देगा? वा, तय, से, ले को हलंत छोड़ दो, और ये शब्द बिल्कुल राइट है। क्या है? ये शब्द बिल्कुल राइट है। तो इसमें वात्सल्य यहाँ पे क्या है? गलत है। तो गलत यहाँ पे 2 हो गए और सही यहाँ पे 2 हो गए। तो
तो पूछना क्या चाह रहा है, ऐसे कह रहा है क्या 2 सही है और 2 गलत है, पूछना ये नहीं चाह रहा, उसने एक ही चूज करने को बोला है, डबल ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सही 2 गलत। अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध लघुत्तर भी है और वात्सल्य भी है, लय आधा आना चाहिए, इसमें ये बड़ी मात्रा आनी चाहिए। इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट। ये आपके प्रश्न पुस्तिका में से प्रश्न को क्या कर दिया जाएगा, पृथक। प्रश्न का क्या कर दिया जाएगा, लोप। प्रश्न को क्या दे दिया जाएगा, बोनस। बोनस भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। क्षणिक का विलोम, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर के लिए और शाश्वत का मतलब सदा के लिए, ठीक है, शाश्वत। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। चंद्रिका के पर्यायवाची देखो, चांदनी भी चंद्रिका का पर्यायवाची होता है, चंद्रिका का पर्यायवाची चांदनी, कौमुदी भी चंद्रिका का पर्यायवाची है, चंद्र प्रभा भी यानी चंद्र की किरण जो है वो भी चंद्रिका है, कलानिधि ये स्वयं चांद को बोलते हैं, किसको, चांद या चंद्रमा का पर्यायवाची है कौन, कलानिधि। तो ध्यान रखना यही हमारा आंसर हो जाएगा, चंद्रिका कलानिधि को नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 41 नंबर वाले क्वेश्चन में सर्वज्ञ एक तो होता है अज्ञ, एक होता है अल्पज्ञ, एक होता है सर्वज्ञ। अज्ञ का मतलब कुछ नहीं जानना, अल्पज्ञ का मतलब बहुत थोड़ा जानना, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानना, एक होता है बहुज्ञ, इसका मतलब बहुत सारा जानना। तो सर्वज्ञ का मतलब जो बहुत कुछ जानता हो, ये लो आंसर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है। अरे बंद रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बंद ही हो जाएगा, बंद हो जाओगे तो बोलो कैसे स्वर का उच्चारण नहीं होना। तो प्राय बंद रहने का मतलब होता है प्राय ऐसे बंद सा हो जाता है। विवर्त का मतलब खुलना, संवर्त का मतलब बंद होना। संवर्त कुछ बच्चे कर कहेंगे अर्ध संवर्त, अरे कहने का मतलब आधा खुला और आधा बंद की कंडीशन होती है, ये आधा खुला और आधा बंद, आधा खुला और आधा बंद की कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो ध्यान रखिए संवर्त का मतलब प्राय बंद सा रहेगा, उसने आधेवादे की कोई बात नहीं की है। चलिए नाद के आधार पे लास्ट क्लास में मैंने जाते वक्त आपको एक चीज बता के गया था जब 300 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। व्यंजनों का प्रकार अगर नाद के आधार पे पूछे तो घोष और सहघोष, प्राणवायु के आधार पे पूछे तो अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ पे नाद के आधार पे कौन से होते हैं, अघोष। नाद का मतलब क्या होता है, गूंज। नाद का मतलब क्या होता है, गूंज या कंपन, गूंज या कंपन। तो घोष और सहघोष क्या है, नाद के आधार पे स्वरों के क्या है, प्रकार हैं या वर्णों के क्या हैं, प्रकार हैं। चलिए महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि आपको अगर कहीं भी कवित्री लिखा मिल जाए ऐसे लिखना है, आपको कहीं भी रचयिता लिखना मिल जाए, दोनों बातें एक साथ की थी, ऐसे लिखना है। ये लो उसने वाक्य में दे दिया तो क्या बात हुई, इसको छांटिए कहाँ है ये कहाँ छुपा है, ये यहाँ पहले ऑप्शन में छुपा है, यही अपना राइट आंसर, सीधा सटीक आंसर यहाँ से उठाया। 300 प्लस क्वेश्चनों से आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए जो मैंने पीछे आपको बताया नहीं है। संस्कृत शब्द में कौन सा, तो ये सम प्लस कृत से बना है, किससे, सम प्लस कृत से बना है, और सम प्लस कृत से बना है तो इसका मतलब होता है संस्कृत, बीच में सह का आगमन हो जाता है, ये बीच में व्यंजन संधि है, बीच में सह का आगमन हो जाएगा, तो ये सम उपसर्ग से बना है। चलिए विद्या का आल्य, विद्या के लिए आल्य भी होता है। अगर यहाँ पे वो के लिए विभक्ति देता तो के लिए विभक्ति किसकी होती है, संप्रदान की, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाता, लेकिन संप्रदान ऑप्शन में नहीं है। उसने क्या दे रखा है, का दे रखा है, इसका मतलब क्या, किसको बताता है, का के की संबंध को बताते हैं, किसको बताते हैं, संबंध को। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष विद्या का आल्य का संबंध को बताएगा, तो का मतलब संबंध, इसका मतलब क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। कृष्ण शब्द का तद्भव, तो कृष्ण किष्णु कन्हैया, अगर यहाँ पे किशन होता या किशन होता तो वो करते हैं, लेकिन अब आपने को कान्ह करना पड़ेगा, क्या कान्ह करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना लास्ट 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए वह कार्य मैं स्वतः, जब स्वतः शब्द आ जाए ना, लूंगा वाक्य में सर्वनाम का प्रकार, सर्वनाम का प्रकार पूछा उसने। सर्वनाम आपको करवाए नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मैं आपको सर्वनाम, संज्ञा, अविकारी, विकारी सभी में क्या कर दूंगा, टैलेंट आपको सभी में परफेक्ट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, स्वतः, स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप,
जब ये शब्द जुड़े आ जाए ना, स्वतः या अपने आप, स्वतः या अपने आप, जब वाक्य में स्वतः लगा आ जाए, अपने आप कर लूँगा, अपने आप चला जाऊँगा, स्वतः चला जाऊँगा, तब वहाँ पे कौन सा निजवाचक हो जाएगा। कौन सा? निज का मतलब होता है निज, स्वयं का, ठीक है। तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तद्भव नहीं है, देखो क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम था, तोड़ के क्या बना लिया? खत्री। खत्री, क्षय का क्षय, त्रय खत्री बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ? तद्भव। तो खत्री तो क्या है? तद्भव है। मत्स्य, 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 मत्स्य मछली बना रखा है, तो मत्स्य कैसा है? तत्सम, मछली, तद्भव। पोखर, पुष्कर को क्या बोलने लगे? पोखर बोलने लगे। पुष्कर को क्या बोलने लगे? पोखर। तो सीधी सी बात ये है कि खत्री तत्सम है, मत्स्य खत्री क्या है? तद्भव है। खत्री क्या है? तद्भव। ग्वाला तद्भव है। गोवाला का मतलब गोपालक, गोपालक को क्या बोलने लगे? ग्वाला। तो गोपालक तत्सम था, पुष्कर तत्सम था, मत्स्य तत्सम था, क्षत्रिय, ये सारे तत्सम है, और इधर वाले तद्भव है। तो इधर वाले देख लो, खत्री तद्भव है, पोखर तद्भव है, ये भी तद्भव है, ग्वाला भी तद्भव है। तो बच गया कौन सा? मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली, अपने मत्स्य बोलते हैं ना। चलिए, द्वितीय सहचर शब्दों के साथ योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन आ गया था, योजक चिन्ह लगा होगा। चलिए, अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। कुछ क्वेश्चन ना मैंने छोड़, ये क्यों चेक कर रहा हूँ, पीछे वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे सर छोड़ दिया आपने। वो क्या होता है ना, यहाँ नीचे वाला जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर रह जाता है, स्लाइड को चेंज करते हैं उस समय, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लें, अपने रह ना जाए कोई क्वेश्चन। 8 नंबर हो गया था, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर हो गया, ठीक है। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर, 16 नंबर, और 17 नंबर हो गया, 18, 19, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39 हो गया, 40 हो गया। चलिए, 41 नंबर हो गया, 42, 43, 44, 45, 46, उसके बाद में 47, 48, 49 और 50 हो गए सारे। 49 हो गए और 50 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे आपके कौन से हिंदी की आंसर की, सामान्य हिंदी की आंसर की जो थी, सामान्य हिंदी की उत्तर कुंजी जो थी आपको, वो मैंने आपको क्या की, यहाँ पे प्रस्तुत की। कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, सुझाव आमंत्रित हैं, सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर कुंजी कैसी लगी, आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके हमारे को बता दीजिएगा। और हम यही कामना करते हैं कि आपका पीटेट में सिलेक्शन हो जाए और आप बीएड करके जल्दी से किसी न किसी वैकेंसी में जल्दी से सेट हो जाओ, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।